हेलो गाइस, मैं हूं धवन। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का सप्लाई यूनिट, जो यूनिट नंबर 3 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। द टर्म सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स are willing and able to offer to the market at various price during a given particular period of time। हम सप्लाई किसको कहते हैं? गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय में प्रोड्यूसर कितना गुड्स और सर्विसेज इच्छा करता है मार्केट में कंज्यूमर को एबल करवाने के लिए। देखो, इस चैप्टर को अगर आपको इजीली समझना है तो हमें इसमें एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। आप अपने आप से ये एजम्पशन लो अपने आप से कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। ओके, तो मैं डेफिनेशन आपको वापस समझाता हूँ कि गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक कुछ समय तक एक प्रोड्यूसर कितने अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज इच्छा करता है कि वो मार्केट में उसको अवेलेबल करवाए। और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सप्लाई के कौन से हैं? तो कि ऑफर फॉर सेल नॉट नेसेसरी व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। तो सप्लाई ऐसा नहीं है कि वो कितना बेच रहा है, सप्लाई उसे कहते हैं कि वो कितना बेचना चाहता है, कितना सप्लाई करना चाहता है मार्केट में अपने गुड्स। यानी कि लेट्स एन एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है, वो इच्छा कर रहा है कि वो 100 यूनिट ऑफ गुड्स मार्केट में सप्लाई करे, बट उसकी एक्चुअल सेलिंग 80 यूनिट्स है। तो यहाँ पे हम सप्लाई 100 यूनिट्स को बोलेंगे, ना कि 80 यूनिट्स को। दूसरा है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई मीन्स प्रोड्यूसर की इच्छा होनी चाहिए कि वो सप्लाई करे गुड्स मार्केट में, और उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए सप्लाई की। और सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम सप्लाई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की नापते नहीं है, वो एक पर डे पर वीक वो उसकी हम उसको नापते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आगे का है यूनिट, आगे का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। उसमें पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये आप ध्यान से समझना कि हायर द प्राइस ऑफ गुड द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड। यानी जब जब प्राइस गुड्स की हायर होगी तब तब क्वांटिटी सप्लाइड, यानी जो प्रोड्यूसर सप्लाई करना इच्छेगा वो ज्यादा होगा। लेट्स से इसकी प्राइस पहले थी 10 रुपीज, अब इसकी प्राइस इंक्रीज होके हो गई 20 रुपीज। तो प्रोड्यूसर जो पहले 10 रुपीज प्राइस में इसकी 100 यूनिट बनाता था, अब वो 20 रुपीज प्राइस में चाहे तो इसकी 300 यूनिट बनाए। तो यानी जब जब प्राइस इंक्रीज होती है तब तब क्वांटिटी सप्लाइड, यानी जो प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो, आप जो सब प्रोड्यूसर हो तो आप भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए करोगे ना। सोचो अपने आप से, तो प्रॉफिट के लिए करोगे। तो जब जब प्राइस बढ़ती है तब तब हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, जब जब प्राइस बढ़ती है तब तब हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड rises, they become relatively more profitable to the firm to produce and sell than the goods in question। यानी जो रिलेटेड कॉमोडिटी की प्राइस है वो अगर बढ़ गई तो जो प्रोड्यूसर पहले प्रोड्यूस कर रहा था उससे उसका प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि उसके जो रिलेटेड गुड है उसकी प्राइस बढ़ गई। तो उसमें उसको प्रॉफिट नहीं होगा प्रोड्यूसर को जो पहले प्रोड्यूस कर रहा था। तो वो प्रोड्यूसर शिफ्ट कर देगा उसका प्रोडक्शन जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक मेरे पास येलो स्केच पेन है और ये एक मेरे पास ग्रीन स्केच पेन है। समझो, दोनों की प्राइस अभी तो सेम है। लेट्स से 10 रुपीज है दोनों की प्राइस। अभी इसकी प्राइस, ग्रीन की प्राइस 10 रुपीज ही रही और ऑरेंज की प्राइस बढ़ के हो गई 15 रुपीज। तो प्रॉफिट आप इजीली देख सकते हो कि येलो में ज्यादा होगा, इसमें ऑरेंज में ज्यादा होगा। तो
पहले जो जब दोनों की प्राइस सेम थी 10 रुपीज़, तब प्रोड्यूसर दोनों का, इसका भी 100 यूनिट प्रोड्यूस करता था, इसका भी 100 यूनिट प्रोड्यूस करता था। लेकिन जैसे ही ऑरेंज की प्राइस बढ़ गई, तब प्रोड्यूसर इसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी जो 100 थी वो उससे 150 कर देगा, और इसकी तो कांस्टेंट ही रहेगी, यानी इसकी 100 ही रहेगी। और समझो इसकी और प्राइस बढ़ गई तो इसकी और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, इसकी और प्राइस बढ़ गई तो इसकी और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यानी बाद में इसकी क्वांटिटी एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, सिर्फ यही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है, इसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। अभी आप ये एग्जाम्पल पढ़ो, मैं यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप पढ़ लो। होप आप सबने पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो मैं ये आपको पॉइंट समझाना चाहता था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज होती है जब, तब क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड डिक्रीज होती है। यानी कि जब जब मेरे ऑरेंज स्केच पेन की जब जब मेरे ऑरेंज स्केच पेन की प्राइस बढ़ती चली गई, तब तब मेरे ग्रीन स्केच पेन की जो क्वांटिटी है प्रोड्यूस करने की वो कम होती गई। तो आप समझ सकते हो। अभी हम देखते हैं इसका तीसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसका मीनिंग है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने पढ़े होंगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होते हैं, अगर आपने 12th में पढ़ा ही होगा। तो राइज इन द प्राइजेज ऑफ इनपुट कॉजेज डिक्रीज इन सप्लाई, यानी जब जब ये मैंने आपको 4 फैक्टर बोले, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसकी जब जब प्राइस बढ़ेगी तब तब सप्लाई कम होगी। क्योंकि देखो एक गुड है, देखो ये स्केच पेन है, इसकी मुझे लागत यानी मुझे इसकी कॉस्ट आती है समझो 10 रुपीज़, तो उसमें सब लेबर का वेजिस आ गया, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट आ गया, कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया, और लैंड का रेंट आ गया। तब मुझे इसकी लागत पड़ती है 10 रुपीज़। अब समझो ये सारे लोगों ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए, तो सभी लोगों ने अपने प्राइजेस बढ़ा के 1-1 रुपीज़ सबके बढ़ गए, यानी इसकी मेरी जो कॉस्ट हो गई वो 14 रुपीज़ हो गई। अब मुझे 14 रुपीज़ में इसकी लागत आ रही है, तो तब मैं इसको ऑलवेज आपको पता है कि हायर प्राइस में बेचूंगा, यानी 20 रुपीज़ प्राइस इसकी हो जाएगी। ये तो एजम्पशन है। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, जब जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए तब तब मेरी सप्लाई डिक्रीज हो गई। यहाँ पे देखो लिखा भी है, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सच एज वेज, रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीजेस डिक्रीज द अमाउंट दे विलिंग टू सप्लाई। तो मैंने आपको समझाया वही है। एग्जाम्पल देखो, अब राइज इन द कॉस्ट ऑफ लैंड जो जमीन है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, लार्ज इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ, इसकी जो कॉस्ट है लैंड बढ़ने की उसका लार्ज इफेक्ट होगा वीट, और वेरी स्मॉल इफेक्ट और लार्ज इफेक्ट होगा वीट पे, और स्मॉल इफेक्ट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल्स पे। Thus, change in price of one factor of production will cause producer to shift from one line to another line, and thus supply of different commodities will change. Means इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी एक फैक्टर जो लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर मैंने आपको बोला, उसकी प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर मजबूर हो जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा था उससे दूसरी कमोडिटी में शिफ्ट होने को। ओके, अभी हम देखते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट है, एडवांस है। तो न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। पहले आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, उसमें आप सिर्फ 100 यूनिट्स बना सकते थे 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से। अब आप न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस आपने खरीदी है, तो आप उससे 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल में 120 यूनिट्स आप बना सकते हो अपने फाइनल गुड्स के। तो न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन इफिशियंसी हुआ, और जो रिडक्शन हुआ ना कॉस्ट का। तो इन्वेंशन एंड इनोवेशन प्रोड्यूस मोर बेटर गुड्स विद द सेम रिसोर्सेज, इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड। यानी इन्वेंशन जो और इनोवेशन हमारे हुए हैं उसमें प्रोड्यूस मोर बेटर गुड्स होते हैं और ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो तब प्रोड्यूस हमारे जो क्वांटिटी है सप्लाई मार्केट में वो बढ़ जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखो कुछ भी हम करें स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो एक फैक्टर सब्सटीट्यूशन कैन बी मेड एंड द कॉस्ट ऑफ सच सब्सटीट्यूशन ऑल्सो डिटरमाइन सप्लाई अवेबिलिटी ऑफ स्पेयर प्रोडक्शन। अभी आप देखो इसका मीनिंग, फैक्टर सब्सटीट्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक क्लासरूम है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, एक क्लासरूम है, अगर उसको मुझे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना है तो आप सोचो मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। क्लासेस में बेंचेस होती हैं और बोर्ड्स होते हैं, तो मैं उसको अगर रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करूं तो मेरी जो सब्सटीट्यूशन कॉस्ट है, मैं जब क्लासरूम को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करूंगा तो वो कॉस्ट कितनी आएगी वो भी सप्लाई में डिटरमाइन होती है। अगर ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं सब्सटीट्यूशन नहीं करेगा, अगर कम कॉस्ट आएगी तो प्रोड्यूसर सप्लीमेंट मीन्स सब्सटीट्यूशन कर सकता है, और जो सप्लाई जो उसने सब्सटीट्यूशन किया है उसमें बढ़ जाएगी उसकी। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वापस रिवाइंड करके देख लेना है एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट का तो सभी जगह वो इंटरवेंशन रहेगा। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अफेक्ट हाउ मच फर्म वांट्स टू सेल आर अलाउड टू सेल, यानी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं कि प्रोड्यूसर कितना बेचना चाहता है और कितना वो बेच सकता है। तो पहले तो हम लेट्स से टैक्सेस ले लेते हैं। जब जब टैक्सेस इंक्रीज होगा तब तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो मेरी लागत है एक स्केच पेन प्रोड्यूस करने की वो बढ़ेगी, और क्वांटिटी सप्लाइड इसलिए कम होगी। और अगर गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया है इंपोर्ट पे, मींस कि मुझे ये स्केच पेन इंग्लैंड से मंगवाना है तो मैं ये ऐसे सिर्फ 5 क्वांटिटी ऑफ स्केच पेन ही मंगवा सकता हूँ, ना कि 6। तो ये कोटा हो गया फिक्स्ड कि 5 क्वांटिटीज आर ओनली। तो अगर ये कोटा फिक्स्ड है तो सप्लाई, अब समझो आपको 6 क्वांटिटी चाहिए थी लेकिन मिली आपको 5, तो सप्लाई क्या हो गई प्रोड्यूसर की तरफ से कम क्यों हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। इसलिए अभी देखते हैं सब्सिडीज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज सप्लाई। तो गवर्नमेंट जब सब्सिडीज देती है फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को, तब जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर यूनिट की वो कम हो जाती है। मीन्स कि एक प्रोड्यूसर, समझो ये स्केच पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि आप इसको 8 रुपीज से कम में नहीं 8 रुपीज से ज्यादा में नहीं बेच सकते। तो मैंने कहा क्यों, मेरे को तो इसकी कॉस्ट ही ₹10 आ रही है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता। तो गवर्नमेंट ने बाद में बोला कि हम आपको 5 रुपीज की सब्सिडी देंगे। तो 5 रुपीज की गवर्नमेंट ने जब मुझे सब्सिडी दी तो मेरी इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 5 रुपीज। अब मैं इसको 8 रुपीज से कम में बेच सकता हूँ, तो इसलिए मेरी बाद में उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई। नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉम्पिटिटिव कंडीशन सप्लाई विल बी मोर अंडर देन अंडर मोनोपोलाइज्ड कंडीशन। अगर मोनोपोली है, समझो कि एक स्केच पेन पूरी मार्केट में मैं ही प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी मोनोपोली है, तो मैं चाहे इसकी सप्लाई कम करके प्राइस इंक्रीज कर सकता हूं। हाँ, और अगर समझो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये स्केच पेन बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर उसमें मुझे अपना प्रोडक्ट सबसे आगे रखना है तो मेरी जो अवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है हर एक दुकान पे वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यानी मुझे सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए वो सप्लाई इंक्रीज होती है। एक्सपेक्टेशंस, सेलर कंपेयर करंट प्राइसेस विद फ्यूचर प्राइसेस। समझो अगर सेलर को लगा, एक्सपेक्टेशन है सेलर की कि फ्यूचर में प्राइस जो गुड्स है इसकी प्राइस फ्यूचर में उसको लगा कि 10 रुपीज से 15 रुपीज होगा, तो नाउ डेज यानी अभी करंट जो प्राइस करंट इसकी क्वांटिटी है वो कम करके वो फ्यूचर के लिए सेव करेगा, समझा। और अगर उसको लगा कि अभी इसकी प्राइस 10 है लेकिन फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होके 5 रुपीज हो सकती है, तो तब प्रोड्यूसर सोचेगा, यानी आप प्रोड्यूसर ही हो, सोचोगे कि इसकी अभी मैं प्रोडक्शन बढ़ा देता हूं, यानी अभी उसकी प्राइस तब बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ सेलर, ये तो एक सिंपल पॉइंट है कि जितने ज्यादा सेलर होंगे उतनी एक सप्लाई होगी। अदर फैक्टर्स भी है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल फॉरेन पॉलिसी, गोल ऑफ फर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वेदर,
floods, earthquake, man-made factors such as war, labor strikes, communal rights, और वो सब एक अदर फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो चलो अभी हम करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई इज रिलेटेड विथ प्राइस। हमें इस लॉ में सप्लाई को प्राइस से रिलेट करना है कि ऑल्सो रिलेटेड विद अदर फैक्टर्स सच एज, और ऑल्सो इसमें टेक्नोलॉजीज और दूसरे फैक्टर्स को भी हम कंसिडर करेंगे। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अभी हम लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ते हैं कि अदर फैक्टर्स यानी जो दूसरे फैक्टर्स है, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज हो गया, टैक्सीज हो गया, गवर्नमेंट के प्रोड्यूसर का जो प्रेफरेंस है वो हो गया, और अदर थिंग्स, सारे जो अदर थिंग्स है वो कांस्टेंट रहे, तब जब भी प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगा तब प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। Quantity offered for sale will increase as the price of good rises and decrease as the price of good falls। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रोड्यूसर प्राइस जब बढ़ेगी तब अपनी क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहा है वो बढ़ाएगा, और जब प्राइस कम होगी तब प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहा है वो कम करेगा। क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ता है तब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है। Because higher the price of good, greater the profits that can be earned, greater the incentive to produce goods and offer it for sale। मैंने आपको यही लाइन बोली कि जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है तब वो प्रोड्यूस करना इच्छता है, मीन्स वो प्रोड्यूस करना चाहता है। इसका एक्सेप्शन भी है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस जब भी बढ़ेगी, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जब भी बढ़ेगी तब सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स भी बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखो, एक समझो कि आपकी फैक्ट्री में लेबर की ज़रूरत है, तो लेबर को वेरी हाई वेज रेट देना है, तो सप्लाई ऑफ लेबर एट वेरी हाई वेज रेट, वी मे फाइंड दैट द सप्लाई ऑफ लेबर हैव डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। मीन्स लेबर की अभी डिमांड मार्केट में बहुत है और उसकी वेज रेट भी हाई है। तो समझो आपको अगर लेबर चाहिए आपकी फैक्ट्री में, तो आपको वेजिस तो लेबर को हाई देनी पड़ेगी, लेकिन जो लेबर आएंगे वो शायद कम भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसका एक एक्सेप्शन हो गया कि जब हमें वेजिस हम जो लेबर को दे रहे हैं वो ज़्यादा है, वेजिस ऑफ लेबर्स आर इंक्रीज एंड द सप्लाई ऑफ लेबर इज डिक्रीज। ऑल्सो द टाइम पीरियड में भी हम सप्लाई को चेंज और कम चेंज या ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सोचो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, अभी जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो बदल गई। समझो आप प्रोड्यूस कर रहे थे स्केच पेन, आप अभी तो प्रोड्यूसर हो, आप प्रोड्यूस कर रहे थे स्केच पेन, अभी जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो है हाइलाइटर। समझो अचानक बदल गई, तो आप शॉर्ट रन यानी तो समझो 8 या 10 डेज में आप इसको चेंज कर सकते हो। हाइलाइटर आपका जो प्रोडक्शन है स्केच पेन का, उसको हाइलाइटर में इतना जल्दी तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसका एक एक्सेप्शन और है कि शॉर्ट रन नॉट इजी टू इंक्रीज सप्लाई। आप इसकी शॉर्ट रन में इंक्रीज सप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो सिर्फ यही प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी कंज्यूमर तो ये डिमांड कर रहा है, तो आपको अभी आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो शॉर्ट रन में सप्लाई इंक्रीज करना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग रन समझो 5 साल में तो समझो 1 साल, समझो चलो 5 साल बहुत ज़्यादा हो गया, 1 साल में तो आप इसकी टेक्नोलॉजी भी अपने जो इंडस्ट्री है उसमें परचेस कर लोगे, तब आप इसकी सप्लाई इजीली इंक्रीज कर सकोगे। क्योंकि लॉन्ग रन में आपको टाइमिंग मिल रहा है ज़्यादा, क्योंकि आप टाइमिंग को यूज़ करके आप मशीनरी को परचेस करके इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो। अभी हम देखेंगे सप्लाई शेड्यूल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ लो।
तो जो सप्लाई शेड्यूल सॉरी इसको नहीं दिख रहा था, सप्लाई शेड्यूल है वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसका, लॉ ऑफ सप्लाई का। अब देखो ये ध्यान से टेबल देखना और सोचना कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। जब जब प्राइस ऑफ गुड 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 और 4 से 5, देखो जब प्राइस 1 थी तब प्रोड्यूसर सोच रहा था कि वो 5 क्वांटिटीज सप्लाई करे मार्केट में। जब प्रोड्यूसर की जो मीन्स प्राइस हो गई गुड्स की 2, तब प्रोड्यूसर की जो सप्लाई है वो भी बढ़ गई। जब प्राइस हो गई 3 तब प्रोड्यूसर की सप्लाई है और बढ़ गई। जब प्राइस हो गई 4 तब प्रोड्यूसर की सप्लाई और बढ़ गई। जब प्राइस हो गई 5 तो प्रोड्यूसर की सप्लाई और बढ़ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोड्यूसर जब जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, जब जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, तब तब प्राइस इंक्रीज जब जब हो रही है तब तब वो सप्लाई अपनी इंक्रीज कर रहा है। और अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये ग्राफ है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी सप्लाई लेंगे, वाई एक्सिस में हम प्राइस लेंगे। जब जब प्राइस बढ़ रही है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तब तब प्रोड्यूसर ने सप्लाई करने का जो डिसीजन है वो बढ़ाया है। जैसे कि एक प्रोड्यूसर 1 प्राइस पे 5 यूनिट प्रोड्यूस से सप्लाई करना चाहता था, वैसे ही ये इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे है सप्लाई कर सोज। सप्लाई कर हमें क्या दिखाता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल एट गिवन प्राइस। सप्लाई कर हमें ये बताता है कि जो प्रोड्यूसर है वो कितनी क्वांटिटी सोच रहा है कि सेल करे मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सप्लाई कर रिलेशनशिप क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस मीन्स द सप्लाई कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। तो ये जो सप्लाई कर्व है ये किसका रिलेशनशिप है, तो ये क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का रिलेशनशिप है। सप्लाई कर स्लोप्स अपवर्ड्स टुवर्ड्स राइट। तो ये जो सप्लाई कर्व आप यहाँ पे देख रहे हो वो अपवर्ड स्लोप हो रहा है। अपवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर जब जब सप्लाई बढ़ाना चाहेगा, कब बढ़ाना चाहेगा, जब जब प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ेगी। ये इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि सोचो अगर गुड्स की प्राइस बढ़ गई तब क्वांटिटी प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाह रहा है वो बढ़ गई, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से ये राइट तक अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, देखो यहाँ पे भी है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मैंने आपको बोला ना डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, पॉजिटिव स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, इसलिए ये बढ़ रहा है। अभी हम देखते हैं मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होता है, समझो एक पूरा मार्केट है, उसमें हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी मार्केट सप्लाई है। यानी सम ऑफ सप्लाईज कमोडिटी मेड बाय इंडिविजुअल ऑल इंडिविजुअल फर्म एंड देयर सप्लाई एजेंसीज। यानी एक पर्टिकुलर मार्केट में एक एजेंसी नहीं पूरी एजेंसीज कितना सप्लाई कर रही है वो हम नापते हैं। यानी मार्केट सप्लाई का अगर आप मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाना चाहो तो क्या बनेगा, मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ 1 फर्म प्लस सप्लाई ऑफ 2 फर्म प्लस सप्लाई ऑफ 3 फर्म से लेकर सप्लाई ऑफ n फर्म तक। इट इज डिराइव्ड बाय एडिंग क्वांटिटी सप्लाइड बाय ईच सेलर एट डिफरेंट प्राइस। तो ये कैसे निकलती है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो ईच सेलर यानी एक सेलर कितना सप्लाई कर रहा है उससे निकलती है। अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, इसको आप स्टार लगा लेना क्योंकि इसके बिना आपको शायद मुझे लगता है कि कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसको स्किप जरा भी मत करना। ये क्या है, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए, कौन सा वर्ड, क्वांटिटी सप्लाइड, तब आप आंख बंद करके ये सोचना कि जो सप्लाई है वो चेंज हो रही है प्राइस के हिसाब से। सप्लाई ऑफ गुड इंक्रीजेज एज रिजल्ट इन इंक्रीज इन इट्स प्राइस, या जब प्राइस बढ़ती है तब सप्लाई बढ़ती है। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं हम जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने से उसकी सप्लाई बढ़ती है तब हम उसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड हमारी इंक्रीज हुई। या और इसका जो अपवर्ड मूवमेंट होता है जब प्राइस इंक्रीज होती है।
जब जब प्राइस राइज होती है तब तब हम उसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कर्व। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कर्व कब बोलते हैं? जब प्राइस राइज होती है, यानी अपवर्ड मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व का। और जब जब मार्केट प्राइस फॉल्स होती है तब तब हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो ये इसका ग्राफ है। और अभी हम देखते हैं दूसरा इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि हम जब ऐसे सिर्फ बोल देते हैं कि सप्लाई बढ़ गई तब हमें क्या लेना है। जब हमें ऐसे ही बोल देते हैं कि सप्लाई बढ़ गई और कम हो गई तब हमें लेना है प्राइस के अलावा सब कुछ। प्राइस तब कांस्टेंट रहेगी। तो देखो, क्वांटिटी सप्लाइड इज मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। यानी क्वांटिटी सप्लाइड और इसका मीनिंग क्या होता है कि शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, चेंज इन वन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी सप्लाइड। मैंने आपको बोला अदर देन प्राइस, जो भी फैक्टर में चेंज हुआ उससे हम क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी सप्लाइड, यानी जो उसको क्वांटिटी सप्लाइड को इन्फ्लुएंस करेगा। सप्लाई कर शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर जब जब सप्लाई इंक्रीज होती है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है जब जब सप्लाई डिक्रीज होती है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। अब मैं इसका डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखो, जो पहला डायग्राम है इंक्रीज इन सप्लाई है, जो ये हमारा ओरिजिनल कर्व है। देखो, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ बुक में। तो आप यहाँ पे देखो, मैं एक सप्लाई कर्व बना रहा हूँ। ओके, ये हमारा एक सप्लाई कर्व है। यहाँ पे यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, मैंने बोला प्राइस कांस्टेंट रहेगी पूरे समय। यहाँ पे प्राइस रखते हैं और हम पहले बनाते हैं क्वांटिटी, जो पहले प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा था। लेट्स से ये सप्लाई कर्व हो गया, पहले इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा था। ये है प्राइस 1, ये है क्वांटिटी 1। अभी क्या हुआ कि प्राइस तो कांस्टेंट रही, लेकिन प्रोड्यूसर की सप्लाई बढ़ गई अदर फैक्टर की वजह से। तो ये हुआ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। और अगर प्रोड्यूसर की सप्लाई कम हो गई, यानी प्राइस तो सेम रही, सप्लाई कम हो गई प्रोड्यूसर की, तो ये हुआ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। देखो क्यों कि यहाँ पे जब जब हम ऐसे जाते हैं एक्स एक्सिस में तब सप्लाई इंक्रीज होती है, जब जब हम ऐसे जाते हैं एक्स एक्सिस पे तो सप्लाई डिक्रीज होती है। तो जब ये प्रोड्यूसर की सप्लाई Q1 से Q2 हुई तो सप्लाई ऐसे गई, यानी सप्लाई जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई, इसलिए सप्लाई कर्व यहाँ पे आ गया। और जब जब ये ऐसे गया तो ये देखो यहाँ पे क्वांटिटी Q1 से Q0 हो गई, तो प्राइस तो सेम ही रही लेकिन क्वांटिटी उसकी कम हो गई। ये है सप्लाई कर्व, जो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट था। अभी भी हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के ऊपर हैं, जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये बहुत बच्चों को नहीं समझ आता है, तो आप ध्यान से समझना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। मैंने आपको बोल दिया सप्लाई इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कब हमारा शिफ्टवर्ड होगा, कर्व का मूवमेंट होगा। मैंने आपको अभी तक, आपने अगर ये नोटिस किया तो ये नहीं बोला कि कितना होगा, कितना होगा। मैंने आपको ये नहीं बोला कि कितना होगा। अगर आप समझ पा रहे हो इस कितना होगा को, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया वो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया वो हम बोलते हैं क्वांटिटी मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये इसका फॉर्मूला है। इससे आपको एक इजी फॉर्मूला मैं बताता हूँ, आप वही यूज़ करना, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और एक इजी फॉर्मूला है जो स्टूडेंट को इजीली याद हो जाता है। देखो, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, ये तो एक सप्लाई का प्राइस वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई अपॉन ओल्ड सप्लाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। ये एक फॉर्मूला है, ये आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे
इसको अप्लाई मत करना, देखना ही मत, इस फॉर्मूला को सिर्फ आप अप्लाई करना। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो सपोज प्राइस ऑफ एक्स है इंक्रीज हो गया 2000 पर यूनिट से 210, तो यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस पहले था हमारा 2000, अब इंक्रीज हो गया 2100 से। तो जो क्वांटिटी सप्लाई थी, यानी क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहा था प्रोड्यूसर 2500 से 3000 बढ़ गया। तो हमें पूछा है इलास्टिसिटी कितना है, तो मैं इस सेम फॉर्मूला में पुट करूंगा। देखो न्यू सप्लाई कितना है हमारा 3000 माइनस ओल्ड सप्लाई कितना है हमारा 2500 अपॉन ओल्ड सप्लाई 100 कट हो जाएगा, ये आपको पता है, अपॉन प्राइस। न्यू प्राइस कितना है हमारा, न्यू प्राइस है हमारा 2100 माइनस ओल्ड प्राइस है 2300 अपॉन 2300। हम इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, उनको मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये तो ईजी है, बाद में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बचेगा ऊपर 500 बचेगा अपॉन नीचे यहाँ पे बचेगा 2500 और यहाँ पे बचेगा हमारा 100 और यहाँ पे बचेगा हमारा 2000। तो आप इसको यहाँ पे अभी 0 से 0 भी कट कर सकते हो, 0 से 0 भी कट कर सकते हो, 5 से 5 से, तो ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 2/5 बन जाएगा। तो इसको अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 0.4 आंसर आएगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो ये 0 और एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा और 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि 4 आ जाएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ये मैंने 0 थोड़ा सा देखा नहीं, इग्नोर हो गया, इसलिए ये आंसर मेरा 0.4 आ रहा था, लेकिन नहीं, ये भी 4 ही आएगा क्योंकि ये 0 भी बचा हुआ है। तो आप ये भी टेक्निक देखो, मैंने आपको टेक्निक बता दिया, अभी आपको इसको इस्तेमाल करना आपके डिपेंड में है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। अभी हम इसका न्यू टॉपिक देखेंगे जो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो अभी हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, यानी मैंने आपको जो भी इलास्टिसिटी बताया उसके कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहला है परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। तो उसमें पहला है परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई कौन सी सिचुएशन में होता है, जब चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो। यानी प्राइस में भी लेट्स से एग्जांपल 5 यूनिट का चेंज 5 रुपीज़ का चेंज आया और जो सप्लाई उन्होंने प्रोड्यूसर ने की है उसमें भी 5 यूनिट का चेंज आया। तो अगर चेंज दोनों सेम आया तो इलास्टिसिटी कुछ हुई नहीं ना। सोचो इलास्टिसिटी क्या है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आया। अगर दोनों में सेम चेंज आया तो फिर चेंज हुआ क्या, आप मुझे वो बताओ। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 0 रहेगा, यानी सप्लाई तो कांस्टेंट होगा और ये जो प्राइस है वो बढ़ती चली जाएगी। देखो मैं आपको इसको वापस समझा रहा हूँ कि चेंज इन प्राइस है और जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो दोनों सेम है, ओके, वो दोनों सेम है। अभी देखो मैं आपको इसको बुक्स में भी समझा देता हूँ, मेरे पास बुक्स भी है। देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे इलास्टिसिटी जब 0 है, एग्जाम्पल फ्रूट, फ्रेश वेजीज, फिश, बिकॉज दिस इज पेरिशेबल गुड्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इलास्टिसिटी ऑफ पेरिशेबल गुड मीन्स व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स। तो आप कह सकते हो द इलास्टिसिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों, क्योंकि देखो जो सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है, पेरिशेबल गुड्स है, तो ये देखो प्राइस इसकी, सप्लाई जब बढ़ रही है तो प्राइस इसकी भी बढ़ रही है। देखो प्राइस जब बढ़ी तब सप्लाई का कर्व कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों में सेम चेंज आया है, ओके। अभी हम देखते हैं रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। इफ रिजल्ट of change in supply or a change in price of good, its supply change is less proportionate, we can say that supply of the good is relatively less elastic or elasticity of supply is less than 1। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जो इलास्टिसिटी में चेंज आया है वो कम आया है, मीन्स
प्राइस की वजह से सप्लाई में जो चेंज आया है वो कम आया है। प्राइस ऑफ गुड इट्स सप्लाई चेंज इज लेस देन प्रोपोर्शनेटली, यानी जो सप्लाई में चेंज आने की, प्राइस में चेंज आने की वजह से जो सप्लाई में चेंज आया है वो कम आया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज आ गया, सप्लाई में कम चेंज आया, तो ये बढ़ गया डिनोमिनेटर। तो इसका ऑब्वियसली आंसर है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया, जैसे कि समझो एग्जांपल है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर देखो ऊपर 54 लिया मैंने और नीचे लेट्स से ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, 6 9 हो गया। ओके, अगर मेरा प्राइस में चेंज आया 54 डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 55, तो जो डिनोमिनेटर बढ़ गया, जब भी डिनोमिनेटर मेरा बढ़ गया तो इसका आंसर लेस देन 1 हो गया। तो सेम वे से ही इलास्टिसिटी भी लेस देन 1 हो जाएगी। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो मैंने आपको बता दिया। तो द क्वांटिटी इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्राइस में चेंज ज़्यादा आया तो क्वांटिटी है जो वो इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है प्राइस से। तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो क्वांटिटी में चेंज आया है वो इतना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो प्राइस में चेंज आया वो इतना बड़ा है। तो ये भी एक ईजीएस्ट वे है उसको देखने का। अभी हम देख रहे हैं रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी सप्लाई। इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कब आता है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। लेट्स एन एग्जांपल 54/53 कर दिया मैंने, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, सॉरी मैंने उल्टी साइन, हाँ ग्रेटर देन 1 आ गया, मैंने उल्टी साइन लगा दी, ग्रेटर देन 1 आएगा। ओके, ऑब्वियसली आंसर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऊपर हमने क्या लिया था, चेंज इन सप्लाई, तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि द परसेंटेज जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में आया है वो ज़्यादा है इन रिस्पेक्टिव और इन कंपैरिजन टू द चेंज इन प्राइस। तो अब इसको इसके डायग्राम से भी देख सकते हो कि जो प्राइस में वो सिर्फ इतना चेंज आया, लेकिन जो क्वांटिटी में सप्लाई जो इतना ज़्यादा चेंज आ गया। तब इसको भी ये भी कह सकते हो यूनिट इलास्टिक इन केस द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज 1। जब इलास्टिसिटी 1 हो जाए, जब इलास्टिसिटी 1 हो जाए तो क्या है कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में आया वो सेम चेंज प्राइस में आया, यानी दोनों में इक्वल चेंज आया, तो इलास्टिसिटी ऑब्वियसली बात है 1 हो जाएगी। इसके बाद है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। perfectly elastic supply, it is opposite extreme of zero supply is perfectly inelastic supply. This occurs when the price of elastic supply approaches infinity and supply curve becomes horizontal. ये कब होता है कि जब प्राइस तो कांस्टेंट रहे और जो सप्लाई है जो वो बढ़ या कम सके। देखो इसका डायग्राम है नहीं है यहाँ पे, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई आप कितनी भी बढ़ाओ, जैसे कि आपने पहले यहाँ पे सप्लाई थी तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पे भी सप्लाई आप रख सकते हो। तो इसका मीनिंग यही है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी। अब कहाँ पे रखोगे आपको नहीं पता है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कर्व है, प्राइस वहाँ पे फिक्स्ड है, तो ये आप कह सकते हो। ये है इंडस्ट्री विथ लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्री विथ लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी मीन्स क्या होता है कि समझो कोई इंडस्ट्री में एक लिमिटेड प्रोडक्ट कैपेसिटी है कि समझो वो 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकती है, 800 यूनिट्स ही वो प्रोड्यूस कर सकती है। अभी समझो कि उसने अभी उसके लिए थोड़ा अभी जो वो प्रोड्यूस कर रही है फ़िलहाल वो कर रही है 200 यूनिट्स अभी फ़िलहाल प्रोड्यूस कर रही है। तो थोड़ा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ समझो, क्योंकि देखो अभी 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है बराबर,
प्राइस लेते हैं 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ जब प्राइस है यूनिट की पर यूनिट, तो 200 रुपीज़ 200 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रही है। जब प्राइस 5 से बढ़कर 6 हो गई तो वो 400 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, 400 यूनिट प्रोड्यूस करेगी। जब 5 से 6 से बढ़कर 7 हो गई तो वो, अभी देखो इसके पास 400 की कैपेसिटी है तो 600 प्रोड्यूस करेगी। जब प्राइस 8 हो गई तो देखो अभी इसकी कैपेसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, प्राइस बढ़ने से कैपेसिटी कम हो रही है। अभी वो फर्म भी समझेगी कि हाँ, अगर आगे जाके फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जो 8 प्राइस हुई उसमें वो सिर्फ 100 का ही फ़र्क आता है। और जब 9 में हुआ तो 750 रुपीज़ का 750 यूनिट्स का फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब फॉर्म 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी तब उसके पास एक्सेस कैपेसिटी 600 यूनिट्स की थी कि वो एक्सेस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जब 400 कैपेसिटी हुई फर्म की तो आगे सिर्फ हमारे पास 400 एडिशनल कैपेसिटी है कि हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब 600 हो गई तब हमारे पास 200, और ऐसे ऐसे करके प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब प्राइस, लेट्स से एग्जांपल 10 ले रहा हूँ, 10 हो जाएगी और प्रोड्यूसर सिर्फ अपना जो प्रोडक्शन है वो 800 पे रुका देगा। मीन्स कि जब बाद में प्राइस 11 होगी तो वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री विथ लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वंस फर्म रीच देयर फुल कैपेसिटी, यानी 10 प्राइस वाला इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली। अभी देखो मैंने आपको बोला कि 10 प्राइस में जब पहुंच गया तब वो 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो ओके है। यहाँ पे तो इसकी फुल कैपेसिटी हो गई। अगर उसको कैपेसिटी वापस इंक्रीज करनी है तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वो दूसरी इंडस्ट्री खोल दे, दूसरा प्लांट लगा दे, लेबर्स बढ़ा दे, उसकी फिक्स मशीनरीज है जो सब बढ़ा दे, तब ही वो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। हम इलास्टिसिटी को मेज़र कैसे करेंगे? तो इलास्टिसिटी मेज़र करने के पास देखो 2 पॉइंट है। अगर हमें क्वेश्चन बोले कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेज़र करो तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी यूज़ करेंगे। और अगर बोले कि एक जो हमें क्वेश्चन देगा ही तो हमें उसमें नॉर्मल फाइंड क्या करना है, आर्क इलास्टिसिटी फाइंड करना ही है। आर्क इलास्टिसिटी का मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि जो पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई अपॉन, इसमें थोड़ा सा चेंज है, अपॉन इसमें हमें करना है न्यू सप्लाई प्लस ओल्ड सप्लाई अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस अपॉन न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस अपॉन 2 इंटू 100 तो वैसे ओबियसली कट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो मैंने आपको जो भी पहले फॉर्मूला लिखाया था उससे ये मिलता जुलता है। मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, मैंने आपको जो लिखवाया था ये रहा, सेम उससे मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ डिवाइड में थोड़ा सा फ़र्क है दोनों के डिनोमिनेटर में, तो थोड़ा सा याद रखना। अभी गाइस एक मैं सच बात बोलूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलास्टिसिटी जो हमारी है वो कब इलास्टिक होगी, कब इनइलास्टिक होगी, तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये मैं फ़िलहाल आपको इस बुक में से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने लिखे हैं उससे पढ़ा रहा हूँ, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा गाइस। तो देखो ये रहे मेरे नोट्स, ये नोट्स है मेरे, मैंने थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा ये पुराने हैं लेकिन बहुत 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 अच्छे हैं, मैंने इसको बहुत अच्छे से लिखा था। तो देखो अभी हम इसमें क्या है, देखो अभी हमें पता करना है कि सप्लाई कब इलास्टिक होगी कब इनइलास्टिक होगी। तो उसका एक ही रूल है कि देखो मैं आपको यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, किसी को ना समझ आए तो देखो एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यानी ये पेज है ना बार बार पतंग बन रहा है। देखो सप्लाई कब इलास्टिक होगी, जब सप्लाई बढ़ा सकते हैं तब इलास्टिक होगी। यानी समझो एक आप प्रोड्यूसर हो, आपको लग रहा है कि नहीं इजीली हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, सप्लाई हम इजीली बढ़ा सकते हैं, तो आप आंख बंद के उसको बोल देना इलास्टिक सप्लाई है। और एज अ प्रोड्यूसर, आप अगर प्रोड्यूसर अपने आप को मान रहे हो तो आप सोचो कि आपको लग रहा है नहीं यार सप्लाई नहीं बढ़ सकेगी, कुछ भी कर ले, तो वो उसको आंख बंद करके इनइलास्टिक टिक कर देना। तो देखो सबसे पहला इसमें फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट नेग्लिजिबल राइस हुआ, नेग्लिजिबल राइस मीन्स 10 का 11 हो गया, नेग्लिजिबल राइस है ना 10 का 11 हो गया,
तो प्रोड्यूसर सोच सकता है, हाँ हम प्रोड्यूसर सोच सकता है कि हाँ हम बढ़ा सकते हैं, 10 का 11 ही तो हुआ है, तो इसलिए वो इलास्टिक सप्लाई है। लेकिन सोचो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया, आउटपुट इंक्रीज बट इट इन डिक्रीज रेट। अभी सोचो प्रोडक्शन कॉस्ट 10 आ रही थी, बाद में 20 हो गई, तो आप एज अ प्रोड्यूसर यही सोचोगे ना, नहीं यार हम प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, तो इसलिए इलास्टिसिटी जो सप्लाई होगी तब लेस होगी। अभी देखते प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि प्रोडक्ट आप एयरप्लेन बना रहे हो, क्रूज बना रहे हो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस है, लॉन्गर टाइम ले रहे हैं प्रोड्यूस करने में, तब इसकी सप्लाई इलास्टिसिटी उसकी जो कम होगी। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला कि इलास्टिक कब होगा, कि जब आप सप्लाई बढ़ा सको। अभी समझो कि क्रूज, आप जो क्रूज़ है बना रहे हो, समझो आप क्रूज़ बना रहे हो, क्रूज़ नहीं चलो एयरप्लेन लेता हूँ, एयरप्लेन बना रहे हो, समझो आप एक साल में 5 एयरप्लेन बना सकते हो। तो अगर समझो कि मार्केट में डिमांड एरोप्लेन की तो फिलहाल कंपनी ज़्यादा है, एयरलाइंस की तो बढ़ गई, तो आप ऐसा थोड़ी ना कर सकोगे कि एक साल में 200 एरोप्लेन बना दिए, नहीं, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन है। तो इसका मतलब है ये इसकी इलास्टिसिटी कम है। इसमें ये अलग बात है कि आप उसका प्लांट अलग लगवा सकते हो, ये हम यहाँ पे इसको इस माध्यम से देखते हैं। अभी इसका टाइम पीरियड, अभी देखो लॉन्गर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड लंबा है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि जब जो मार्केट में चेंज आए उसको एडॉप्ट करने के लिए आप जो मशीनरी न्यू आपको चाहिए वो आप ले सकते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। ये सोचो तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉन्गर टाइम में इलास्टिक हुई ना। अभी शॉर्टर टाइम में देखो, शॉर्टर टाइम में जो सेलर है वो नहीं कर सकता, जो उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि जो पब्लिक की डिमांड है उसको वो फुलफिल कर सकते हैं, यानी चेंज इन डिमांड जो पब्लिक हुआ वो फुलफिल कर सके, तो इसलिए उसकी हम इलास्टिसिटी लेस कहते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट हुए। इसके बाद हम करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। लेट्स से एक एग्जांपल की एक मार्केट में एक ज़्यादा प्रोड्यूसर है, तो इनफैक्ट ये आप बोल सकते हो कि जब प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, प्रोड्यूसर जब लार्ज नंबर पे होंगे, तो मुझे मेरी जो अवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड तभी बढ़ेगी, तो सप्लाई मुझे ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो मैं बढ़ा सकता हूँ सप्लाई, यानी इलास्टिक है। और नंबर ऑफ प्रोड्यूसर समझो लेस है भाई, कुछ या इतने ज़्यादा नहीं है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है, तो नॉट मोर इलास्टिक, इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपका प्रोडक्ट उठेगा, कम परसेंट्स जो कंज्यूमर लेंगे। वर्किंग कैपेसिटी मीन्स क्या है कि अगर मैंने आपको पीछे बताया एक एग्जांपल में कि 800 यूनिट्स उसको प्रोड्यूस करने, लेकिन स्टार्टिंग में उसने 200 यूनिट से प्रोडक्शन किया, तो उसके पास वर्किंग कैपेसिटी अवेलेबल थी 600 यूनिट की, तो तब उसकी इलास्टिक थी। लेकिन जब वो 750 यूनिट पर आ गया, तब उसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक हो गई, मीन्स लेस इलास्टिक हो गई, क्योंकि उसके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी। तो अब इसको यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि जब उसकी स्पेयर कैपेसिटी थी, तब वो डिमांड जो कंज्यूमर कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए उसकी सप्लाई बढ़ा सकता था। लेकिन जब उसकी स्पेयर कैपेसिटी कम हो गई, तब उसकी जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ा सकता, इसलिए इनइलास्टिक। रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स। अगर आपको रॉ मटेरियल देखो इजीली अवेलेबल है, आपकी फैक्ट्री के 1 किलोमीटर में जो आप रॉ मटेरियल लेते हो उसका कारखाना है, तो इजीली आप जब भी बढ़ेगा आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस, तब आप इजीली प्राइस बढ़ा सकते हो, सप्लाई बढ़ा सकते हो, तब इलास्टिक। और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है और चीपली अवेलेबल नहीं है, तो इसकी सप्लाई इन इलास्टिक हो गई। एडुकेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझो आपके गोडाउन में स्टॉक बहुत ही एडुकेट है, यानी मीन्स आपकी गोडाउन में स्टॉक है, रॉ मटेरियल है जो आपको फिनिश गुड प्रोड्यूस करना है उसके लिए, तो आप उसका जो रिस्पॉन्ड विथ हायर सप्लाई एज प्राइस राइज, तो आप अगर आपकी गुड्स की प्राइस राइज हो गई तो आप उस रॉ मटेरियल को इजीली अवेलेबल कर सकते हो फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और फर्म हैव नॉट एडुकेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके पास एडुकेट यानी सफिशिएंट स्टॉक नहीं है रॉ मटेरियल का प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो फर्म जब उसकी प्राइस अचानक बढ़ेगी तो वो नहीं है कैपेबल प्रोड्यूस करने के लिए, इतना ज़्यादा सप्लाई करने के लिए, इसीलिए वो उसकी लेस सप्लाई है, इलास्टिसिटी लेस है। अभी हम देखते हैं फैक्टर सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले बताया था
कि क्या होता है। अभी इसको इसमें अलग थोड़ा उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोडक्शन कमोडिटी आर कॉमनली अवेलेबल। फैक्टर कितने होते हैं मैंने आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वो अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो आप जब भी आपकी प्राइस बढ़ेगी गुड्स की मीन सप्लाई, तो आप सप्लाई इजीली बढ़ा पाओगे, तब इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। और जब आपका जो फैक्टर है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, भाई लेबर ही नहीं मिल रहा है, क्या करोगे इंक्रीज सप्लाई में, भाई लेबर ही नहीं मिले तब, तो नॉट कॉमनली अवेलेबल, तो तब आप बढ़ा नहीं सकते आपकी सप्लाई, इसलिए वो कम इलास्टिक है। अब ये मोबिलिटी ऑफ हाईली मीन्स मोबिलिटी यानी क्या होता है, मूव करना। क्या होता है, मूव करना, हाईली मोबाइल। देखो मैं इसको आपको इसमें से भी थोड़ा समझाता हूँ मोबिलिटी का, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोबिलिटी का। देखो कैपिटल एंड लेबर आर ऑक्यूपेशनली मोबाइल मीन्स हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट हायर देन इफ कैपिटल एंड लेबर कैन नॉट इजीली स्विच। इसका मीनिंग देखो, अगर आप एक फार्मर हो, समझो फार्मर नहीं, चलो या इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें लिखा है कि अ प्रिंटिंग प्रेस कैन इजीली स्विच बिटवीन प्रिंटिंग मैगजीन एंड ग्रेटिंग कार्ड्स, यानी जो एक प्रेस थी वो इजीली मैगजीन प्रिंट कर सकती है, ग्रेटिंग कार्ड्स बना सकती है। सिमिलरली फॉलिंग इन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर वेजिटेबल एनकरेज फार्मर टू स्विच टू प्रोडक्शन ऑफ अनदर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हम जो फैक्टर्स यूज कर रहे हैं हमारे अभी के प्रोडक्शन के लिए, वो इजीली हम उसको दूसरे प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कंटिन्यूसली है तो भी ज़्यादा है, और फ्रिक्वेंटली कभी कभी आप प्रोड्यूस कर देते हो कोई, तो उसकी इलास्टिसिटी कम है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर देखो प्रोड्यूसर है, वो सोच रहा है कि फ्यूचर में उसके गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, तो इनफैक्ट वो भी अपना जो सप्लाई है वो कम करना चाहेगा, ना कि बढ़ाना चाहेगा। तो वो सोचेगा कि नहीं करना, चलो ना अभी, तो इसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो गई। और अगर फ्यूचर में उसको लगता है कि प्राइस कम होगी गुड्स की उसके, तो अभी वो सप्लाई बढ़ा देगा, और सप्लाई बढ़ा देगा तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक सप्लाई हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 9 पॉइंट्स थे यहाँ पे आपको सभी समझा दिए हैं। अगर आपको इसका और एक रीडिंग करना है तो आप मैं यहाँ पे इसको बुक को आप वीडियो पॉज करके रीडिंग कर लेना। देखो मैं यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, और दूसरी स्लाइड में थोड़े 3 पॉइंट्स है, और 10 पॉइंट्स है टोटल्स। ओके, ये आप पढ़ लेना। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या मतलब, मैं आपको समझा ही देता हूँ कि हम इक्विलिब्रियम कौन सी प्राइस को मानेंगे, मीन्स हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल हमारा कौन सा है। तो चलो अभी हम करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस हमें ये बताता है कि इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या था कि कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है, और सप्लाई क्या है कि प्रोड्यूसर जो बेचना चाहता है, वो जब इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करे एक दूसरे को, तो तब वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उसको मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। एट प्राइस द अमाउंट दैट बायर वांट्स टू बाय, वो प्राइस है जहाँ पे बायर खरीदना चाहता है, और वो प्राइस है जो सेलर उसमें बेचना चाहता है। इक्विलिब्रियम प्राइस को हम क्या भी कह सकते हैं, वो हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कह सकते हैं। भी नेक्स्ट है एक शेड्यूल दिया हुआ है, वो एक अच्छा शेड्यूल है, तो हमें इसको थोड़ा देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड है तो बढ़ रही है, देख सकते हो, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो रही है। तो यानी हम इसके कह सकते हैं कि जो प्राइस ज़्यादा है तब क्वांटिटी डिमांडेड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी है ना सप्लाई में, और यहाँ पे भी एक्सेस है, यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी डिमांड की है, और यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी यहाँ पे भी डिमांड की है। तो मैंने आपको डिमांड तो अभी फ़िलहाल ये जो बताया, इसमें एक रैशनल कंज्यूमर होगा वो यही करेगा
कि जब डिमांड बढ़ाएगा, जब प्राइस कम होगी और प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देगा। और इसका इक्विलिब्रियम आप देख सकते हो कि ये है जहाँ पे एक क्वांटिटी डिमांड है, जहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर इतना चाहता है, 3 प्राइस पे 19 यूनिट चाहता है और सप्लायर भी इतना ही सप्लाई करना चाहता है। अभी ये देखो, एक थोड़ा सा ग्रीन कलर का हाईलाइट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इफ द प्राइसेस इज मोर देन इक्विलिब्रियम लेवल, यानी इक्विलिब्रियम लेवल से अगर प्राइस ज़्यादा हुआ, excess supply will push the price downwards as there are few takers in the market at this price। तो क्या होगा, तो excess supply होगा और जो excess supply है वो प्राइस को डाउन लाएगा। कैसे, समझो। ये जो टेबल 11 है, यहाँ पे हम क्वांटिटी 5 लेते हैं, ₹5 है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिमांड जो है सो सिर्फ 6% कर रहे हैं, लेकिन 31 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसमें एक्सेस यूनिट बहुत ज़्यादा है। तो एक्सेस यूनिट बहुत ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर आप क्या सोचोगे, अरे भाई स्टॉक नहीं जा रहा तो प्राइस कम करते हैं, चलो ना स्टॉक चला जाए, तो वो प्राइस कम करेगा। देयर विल बी एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट विल फोर्स द सेलर टू रिड्यूस प्राइस इफ दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट। अगर आपको एज अ प्रोड्यूसर हो, तो आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आपको प्राइस कम करना होगा। Hence the price will fall and continue falling till it reaches the level where the quantity demanded becomes equal to quantity supplied। और तब तक गिरेगा जब तक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं आ जाते हैं। ये रहा। अभी देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी नाम का टॉपिक। सोशल एफिशिएंसी क्या है, नेट गेन्स जो सोसाइटी को हो रहे हैं। इसमें 2 टाइप के आता है, एक प्रोड्यूसर गेन और कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे हमने कंज्यूमर सरप्लस तो ऑलरेडी पिछले टॉपिक में जो मीन्स कि हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी पिछले चैप्टर में। ये है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस उसको कहते हैं जो प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिल रहा है यूनिट को सेल करके, जो वो कॉस्ट उसने सोची थी उससे ज़्यादा की कॉस्ट में अगर सेल हुआ है तो उसको जो बेनिफिट हुआ वो उसका सरप्लस है। ये कब होता है? ये तब होता है जब प्रोड्यूसर सोच रहा है कि मैं इतनी प्राइस में बेचूंगा, लेकिन जो उसने प्राइस सोची थी उससे ज़्यादा में उसका प्रोडक्ट बिक गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। लेट्स एन एग्जांपल, ये स्केच पेन प्रोड्यूसर सोच रहा है कि वो 10 रुपये में बेचेगा, लेकिन कंज्यूमर इसके लिए 15 रुपये देने को तैयार है, तो जो 5 रुपये का है वो प्रोड्यूसर का सरप्लस है। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है और ये एक इक्विलिब्रियम लेवल है। ये ऊपर वाला कंज्यूमर सरप्लस है, ये वाला प्रोड्यूसर सरप्लस है। इसको मैं आपको मेरी नोटबुक में से भी दिखा रहा हूँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देखना आप। सॉरी, देखो इसमें आपको कंज्यूमर सरप्लस भी पता चलेगा। मैंने आपको प्रोड्यूसर सरप्लस बताया कि प्रोड्यूसर कितना रुपए में बेचना चाहता है और उसका कितने रुपए में प्रोडक्ट बिका। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा कि कंज्यूमर जितना पे करना चाहता है उससे उसे कम में पे करना पड़ा वो। तो ये है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, ये है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पे है? आप देख सकते हो कि प्राइस के तो ऊपर है, डिमांड के नीचे है। तो बिलो द डिमांड कर, अबव द प्राइस लाइन। ये क्या है? बिलो द प्राइस लाइन, अबव द सप्लाई कर। ओके, समझ आ गया? अभी हमारा लास्ट टॉपिक है जो एक छोटू सा टॉपिक है, इसके बाद हमारे एमसीक्यूज चालू हो जाएंगे। तो इसमें हम इक्विलिब्रियम और सोशल इफिशिएंसी देखते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस डिसअपियर्स। प्रोड्यूसर का सरप्लस खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? जब मार्केट प्राइस है इक्विलिब्रियम पे, दैट इज मीन्स कि वो प्राइस कौन सी, ताकि प्राइस एट विच सेलर आर विलिंग टू ऑफर। जब मीन्स कि जो प्राइस है जो सेलर बेचना चाहता है फॉर सेल इज इक्वल टू प्राइस दे रिसीव। यानी कि समझो कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये प्रोड्यूसर 10 रुपीज़ में बेचना चाह रहा है, तो इसको उसके कंज्यूमर भी इसको 10 रुपीज़ में ही खरीदना चाह रहा है। तो प्रोड्यूसर का सरप्लस कितना हुआ? कुछ भी नहीं, यानी ज़ीरो। तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रोड्यूसर सरप्लस विल डिसअपियर इफ what producer thinks that he will to sell the price in which he has produced the commodity is equal to what the
कंज्यूमर वांट इट फॉर द प्राइस, मीन्स कि देखो प्रोड्यूसर जो भी प्राइस में बेचना चाह रहा है वही सेम प्राइस में अगर कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है तो प्रोड्यूसर का सरप्लस ज़ीरो हो जाएगा। इसी लास्ट टॉपिक के साथ ये चैप्टर हमारा एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।